गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बात करेंगे जेई एडवांस का पेपर जो 4 जून 2023 को हुआ है। जेई एडवांस में जो पेपर इस बार था, पहले हम फर्स्ट पेपर की एनालिसिस करेंगे, फिर हम सेकंड पेपर की एनालिसिस करेंगे। इसमें जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम सोल्यूशन करके यहाँ अपलोड करेंगे और ये सोल्यूशन बहुत डिटेल में होगा। जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगें सोल्यूशन देती है और बड़े बड़े टीचर सोल्यूशन देते हैं, उन सब से टोटली डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को समझ करके आप एडवांस के क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो जाओगे। इस तरह से हम यहाँ पे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर नंबर 1 का है और जेई एडवांस 2023 का। इसमें इन्होंने क्या बोला है, पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखो, पहले हम इसे समझ लेते हैं इसमें क्या बोला है। देखो इसमें क्या बोला है, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अ स्लाइड बोले, अ स्लाइड विथ फ्रिक्शनलेस कर्व। एक स्लाइड ये है फ्रिक्शनलेस कर्व, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस तरह से। इसके बाद बोल रहे हैं विच बिकम हॉरिजेंटल एट लोअर एंड, यानी कि ये लोअर एंड जहाँ पे मैं रेड कलर कर रहा हूँ यहाँ पे हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का मतलब यहाँ से कोई भी पार्टिकल अगर जंप करता है तो हॉरिजेंटल होगा। फिर बोल रहे हैं इट इज फिक्स ऑन द ट्रेसेस ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 3h हाइट। ये बोल रहे एक 3h हाइट का ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर ये ट्रैक फिक्स है। फिर बोल रहे फ्रॉम द ग्राउंड एज सो इन द फिगर। बोल रहे फिर स्फेरिकल बॉल ऑफ मास एम रिलीज फ्रॉम द स्लाइड, ठीक ना, एट रेस्ट एट हाइट h। तो देखो क्लियर आप स्क्रीन में देख सकते हो, एक स्फेरिकल बॉल है और इसको यहाँ से छोड़ा जा रहा है, ठीक ना। अब बोल रहे द बॉल लीव स्लाइड विथ स्पीड u0। तो देख सकते हो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पे बॉल लीव कर रहा है u0 से, fall on the ground at a distance d from the building making at angle theta from the horizontal। फिर बोला it is become of velocity v retrace the maximum height h1, ठीक ना, maximum height h1, यानी कि यहाँ से टक्कर करने के बाद ग्राउंड से ये फिर उठ रहा है और h1 हाइट तक जा रहा है। फिर बोल रहे द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी इज जी कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंड इतना है 1/√3। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को आप पढ़ लिए हैं, तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट एज्यूम करता हूँ। कैसे? देखो, जहाँ से बॉल छोड़ा जाता है इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ A। जहाँ से बॉल छोड़ा गया इस पॉइंट को मान लो A। इसके बाद ट्रैक पर जहाँ पर बॉल इंड होता है, हॉरिजेंटल ट्रैक जहाँ पे ट्रैक जहाँ पे हॉरिजेंटल होकर के ख़त्म होता है, इस पॉइंट को मान लो B। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो जो इसको मान लो ये B है। इसके बाद देखो जो ग्राउंड है इसको मान लो C, जहाँ पे टक्कर कर रहा है ग्राउंड पे। देखो तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछा है कि u0 जो है ये √2gh है। सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं। तो देखो u0 क्या है, पॉइंट B पर जो स्पीड है उसे बोलते हैं u0। ये तो पता है कि इसका जो डायरेक्शन है x डायरेक्शन में है, नो डाउट। चलो चलते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे मोशन A से B तक तो बताओ क्या होगा, बोलो। हम बात करते हैं फ्रॉम A टू B। अगर हम A से B करते हैं तो देखो हमने एक बात पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में कि कोई भी जो हमने एक बात पढ़ा है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, या उसका उल्टा बोल सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं लगाता हूँ तो बताओ जब पार्टिकल A से लेकर के B तक आता है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना जाता है? देखो mg इसका डायरेक्ट नीचे लग रहा होगा, तो अगर mg के डायरेक्शन में जाएगा तो बताओ mg के डायरेक्शन में हाइट कितना चेंज हो रहा है, h। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो रहा है ये हो रहा है mgh। बात बिल्कुल सही है। अब देखो पॉइंट A पर जो इसकी वेलोसिटी थी ये 0 थी, लेकिन पॉइंट B पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो u0 है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी कि हाफ mu0 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो u0 हमें कितना मिल जाएगा, u0 मिल जाएगा √2gh। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर A जो है ना ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। बात सही है। देखो एक तरीका तो ये है, अगर हम सोचना चाहेंगे तो इसे और भी डिफरेंट मेथड से सोच सकते हैं। कैसे? आओ समझते हैं। देखो एक तो हमने डायरेक्ट लगाया, दूसरा देखो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए का मतलब क्या होगा? ये होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब इसमें भी देखो बहुत सारे केसेस हैं। आप रेफरेंस किसको ले रहे हो? आप रेफरेंस ग्राउंड को ले रहे हो या रेफरेंस बिल्डिंग को ले रहे हो या रेफरेंस इसके बीच में कहीं ले रहे हो? कहीं भी ले लो तो अपने रेफरेंस के हिसाब से आप हाइट को लिखते जाओगे। तो चलो मैं जो है इसकी टॉप बिल्डिंग को रेफरेंस ले रहा हूँ। अगर मैं बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को रेफरेंस लेता हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट ए पर जब बॉल होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये कितना हाइट पे है? h हाइट पे है। तो हम बोल देंगे क्योंकि पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। और पॉइंट बी पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा ए होगा हाफ mu0² और प्लस जीरो। तो देखो u0 कितना आएगा? ये आएगा √2gh। ये मेथड नंबर 2 था निकालने का। देखो आपके हिसाब से आप रेफरेंस ग्राउंड को भी ले सकते हो। अगर आप ग्राउंड को रेफरेंस लोगे तब आप क्या लिखोगे? देखो अगर आप ग्राउंड को रेफरेंस लोगे तो ग्राउंड से बताओ कितना, ग्राउंड से कितना हाइट पर पॉइंट ए है? आपको पता है 4h हाइट पे है, तो यहाँ से लिखोगे 4mgh, ठीक ना। अब बताओ पॉइंट बी पर जो बॉल की वेलोसिटी है u0 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu0²। अब पॉइंट बी पर बॉल जो है ग्राउंड से कितना हाइट पे है? 3h पे, तो यहाँ से क्या लिखोगे? 3mgh। यहाँ से भी अगर आप u0 निकालोगे तो आपको मिलेगा √2gh। इस तरह से आप निकाल लोगे। ये तो u0 निकालने के मेथड है। अगर हम इसको और भी मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है, हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम से इस प्रॉब्लम को u0 को हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है टोटल वर्क डन, ठीक ना, इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। बात सही है। तो सबसे पहले देखो इस बॉल पर कितने फोर्स लग रहे हैं। दोस्तों अगर इस बॉल का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इस बॉल पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड जो mg है, और एक लग रहा है इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल है। अब देखो नॉर्मल यहाँ पे क्या खास बात है कि यहाँ पे टोटल वर्क डन लिखेंगे तो वर्क डन बाई mg और प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल, और इसके बाद ये होगा के फाइनल। तो के फाइनल मतलब पॉइंट बी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो ये तुम्हारा बनेगा हाफ m और u0²। और के इनिशियल मतलब पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी, तो पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली जीरो है, तो यहाँ पे लिख दो जीरो। तो अब बात ये आती है वर्क डन बाई mg कितना होगा। देखो जब ये पार्टिकल ए से बी पे चला है तो mg का डायरेक्शन कितना है? इधर है। तो mg के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो h हुआ है, तो वर्क डन बाई mg कितना होगा? ये होगा mgh और कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों? क्योंकि mg भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। इसके बाद प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे जो नॉर्मल है ना, यहाँ पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल इसके हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, अगर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इनके बीच एंगल कितना होगा? यानी कि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल फोर्स के बीच जीरो, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। और ये बन गया हाफ mu0²। तो यहाँ से अगर हम u0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन गया हमारा √2gh। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यानी कि u0 निकालने के हमने 3 तरीके जो बताए हैं, ये बेसिक्स है, आप इसे याद रखना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक ना। बिल्कुल बात सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसे आप निकाल सकते हो। एक तरीका इसका और है, क्या चीज़? देखो क्या है एक तरीका। हम जानते हैं काइनेमेटिक्स हम पढ़े हैं। काइनेमेटिक्स क्या कहता है? देखो काइनेमेटिक्स में बच्चों एक फार्मूला आता है और वो फार्मूला कहता है v² = u² + 2gh। तो अगर मैं देखूंगा तो va पर जो वेलोसिटी है ये जीरो है, vb पर वेलोसिटी u0 है। तो हम जानते हैं यहाँ से v² = u² + 2a ऐसा है। तो मुझे बताओ v² कितना है? जब यहाँ से v² ऐसे ऐसे चल के आएगा तो v² मतलब फाइनल वेलोसिटी। चलो छोड़ो इसको, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल आपका
करेक्ट हो गया, बात बिल्कुल सही है। इसके बाद बात कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 बताओ, ठीक ना, यानी कि कोलिजन के बाद। तो ऑप्शन नंबर 2 से पहले हम ऑप्शन नंबर 3 और 4 की बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 क्या है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो अब जब ये बॉल बी से सी मोशन कर रहा है, तो अब मुझे बताओ जब ये बॉल बी से जंप किया होगा तो इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है u नॉट, लेकिन वर्टिकल इसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब ये बॉल पॉइंट सी पर जस्ट कोलिजन के पहले आ गया होगा तो इसके बाद दो वेलोसिटी होगा, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम बोलेंगे vx, और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम बोलेंगे vy। बात बिल्कुल सही है। अब अगर हमें vx निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी जो पॉइंट बी पर था हॉरिजॉन्टल u नॉट था, और फाइनल वेलोसिटी जो पॉइंट सी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो vx है। तो जाहिर सी बात है ये u नॉट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ax की जो वैल्यू है ये 0 है, कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक ना। तो ये हमारा आ गया, कितना आ गया, √2gh। बात बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे vy का, तो vy हम कैसे निकालेंगे, फिर वही लगा दो, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, a टू b, और सॉरी b टू c। तो अगर b टू c तक देखेंगे तो जब बॉल ट्रेवल कर रहा है b से c तक, तो बताओ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है। यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है 3 mg, क्योंकि जब बॉल जो है कहाँ से b से c पर ट्रेवल कर रहा है तो कितना हाइट ये नीचे आ रहा है, 3h आ रहा है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 3 mgh, और यही होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है इसके पास पहले से एक काइनेटिक एनर्जी था, तो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है वो हुआ है ½ mvy²। तो यहाँ से अगर आप vy को देखोगे तो आपको मिलेगा 6 mg और आएगा रूट में। एक तरीका तो ये है निकालने का, ठीक ना। अब देखो दूसरा तरीका कैसा है, आप vy को ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं जो vy होगा ना, ये होगा uy एट पॉइंट b² प्लस 2g कैपिटल H, इसके बराबर होगा। तो जो ub है, यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट b पर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहाँ पे 0 है, तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर vy आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 mg आएगा। तो vy कितना मिलेगा, √6 mg। ये भी बात सही है, मतलब किसी भी तरह से निकाल सकते हो, चाहे काइनेमेटिक्स से चाहे कंजर्वेशन से। लेकिन हम इसको और भी एक तरह से निकालेंगे। हम यहाँ भी क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो बताओ बी पर जो टोटल एनर्जी होगा ये होगा काइनेटिक एनर्जी बी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी, और ये होगा काइनेटिक एनर्जी सी और प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सी। तो देखो बी पर जो काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये आपका है ½ m और u0² और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, आपको पता है 3 mgh है। अब अगर हम सी पर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो सी पर दो वेलोसिटी है, एक vx से एक vy है। तो ये बनेगा ½ हॉरिजॉन्टल की वजह से ½ m u0² और वर्टिकल की वजह से बनेगा ½ और m और vy²। लेकिन c पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि हाइट 0 है, तो +0। तो ये देखो कट गया। तो अगर ये कट गया तो यहाँ से अगर vy निकालोगे तो आपको मिलेगा √6 mg। बात बिल्कुल सही है। ऐसे भी आप कर सकते हो, नो डाउट, ठीक ना। देखो ये इतना बात समझ में आ गया, कैसे भी निकालोगे आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी है बिफोर जस्ट कोलिजन वो √6 mg आएगा, ठीक ना। इतना तो हमने आपको बता दिया है, ठीक ना। अब इसके बाद देखते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही हो गया। तो हमें एक बात पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, जो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी होगी वो कितना आया है, ये आया है √6 mg। बात बिल्कुल सही है। अगर इतना समझ में आ गया तो अब किस एंगल पे टक्कर कर रहा है, अब जो एंगल पे टक्कर करेगा वो ऐसे ही नेट वेलोसिटी होगा। और इन्होंने बोला है कि ये जो एंगल है ये थीटा है, तो क्या हम थीटा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखो जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये कितना है, √6 mg है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितना है, √2 mg है, ठीक ना। और ये जो एंगल है बच्चों ये आपका थीटा है। तो अगर आप देखोगे तो tan थीटा कितना मिल गया, tan थीटा मिल गया √6 mg और डिवाइडेड बाई √2 mg। तो ये कट गया तो ये आ गया √3, यानी कि जो थीटा की वैल्यू आ गया, ए आ गया 60 डिग्री, ठीक ना।
तो थीटा की वैल्यू जैसे 60 डिग्री आया वैसे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी सही है। बात बिल्कुल सही है। अब हमें निकालना है क्या चीज़, अब हमें निकालना है बच्चों, यहाँ पर देखो हमें निकालना है H1 और D1, मतलब H1 क्या है और D क्या है, ठीक ना। तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो इतना बात तो समझ में आ गया, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी से मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक ना। हमें एक बात पता चल गया है कि जस्ट बिफोर कोलिजन, जो जस्ट बिफोर कोलिजन होगा ना, कहाँ पर, पॉइंट सी पर, ठीक ना। तो जो जस्ट बिफोर कोलिजन होगा पॉइंट सी पर, वहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी, इधर कितना होगा, ये होगा √2gh, और इधर कितना होगा, इधर होगा √6gh। अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे अगर हमें D1 निकालना है तो सबसे पहले हमें D निकालना होगा। D मतलब ये डिस्टेंस, यानी कि इस बेस से यहाँ तक का जो टाइम, इसको हम D बोल देते हैं, चलो कैपिटल D बोल दो, DC। तो देखो सबसे पहले मैं देखूंगा B से D तक आने के लिए इस बॉल को टाइम कितना लगा है। तो हम जानते हैं फॉर टाइम, अगर हम देखेंगे टाइम कहाँ तक, यहाँ से देखो B से C के लिए, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 3h है, तो हम जानते हैं 3h इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये मिलेगा हाफ GT²। तो अगर हम यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ t की वैल्यू निकालेंगे तो t कितना आ गया, t हमें मिल गया है √6h/g। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टाइम में पार्टिकल B से C जा रहा है वो टाइम कितना है, वो टाइम है √6h/g। बात बिल्कुल सही है, √6h/g। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम में D कितना हुआ। तो देखो D जो है ये आपका हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, अगर हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है तो हम जानते हैं कि जो D होगा ये कुछ नहीं होगा, ये होगा u0 × t। तो u0 की वैल्यू कितना है, √2gh है, और t की वैल्यू कितना है, √6h/g। तो g से g कट गया, तो अगर आप इसे देखोगे तो आपका मिल गया कितना, 2√3 टाइम्स h मिल गया, ठीक ना। तो ये मिल गया 2√3 टाइम्स h, ये तो हमें मिल गया d। तो जो d मिल गया है हम d को यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी सोल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक ना। तो जो d आया है ये कितना आया है, ये आया है 2√3 टाइम्स h। बाकी हमारे पास पेजेज कम है तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप लोग याद रखना, ठीक ना। अब इसके बाद बात आती है हमें H1। तो H1 क्या है, H1 देखो क्या है, ग्राउंड से पॉइंट C पर कोलिजन के बाद जो हाइट जंप कर रहा है वो H1 है। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। देखो ये बॉल का कंडीशन है बिफोर कोलिजन और ये बॉल का कंडीशन है आफ्टर कोलिजन। तो देखो यहाँ पर बिफोर कोलिजन में बॉल के पास जो वेलोसिटी है इधर कितना है, ये है आपका √2gh, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है कितना है, ये है आपका √6gh। प्रॉब्लम सही है। अब बताओ कोलिजन के लिए, अब देखो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी इधर होगा, कोलिजन के लिए जो इसमें कौन सी वेलोसिटी ये है जिसकी वजह से कोलिजन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो इसकी डाउनवर्ड यानी कि Vy जो वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी है उसी की वजह से कोलिजन हो रहा है। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u0 है इसकी वजह से कोलिजन नहीं हो रहा है। तो कोलिजन में जब u0 भाग नहीं ले रहा है तो क्या u0 चेंज होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब कोलिजन होगा तो इसमें जो इम्पल्स है, इम्पल्सिव जो फोर्स है ना, ये केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में +x में या -x में कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। तो प्लस में -x में कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होगा। तो हम जानते हैं कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल ये कितना होगा, ये होगा √2gh। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये मान लो Vy है, ये कितना होगा। अब इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, न्यूटन ने एक बात बताया था। क्या बताया था, देखो कि जो v2 माइनस v1 होता है ना, ये होता है डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 जो होता है ये होता है e। तो v2 क्या है, v2 है वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड है, सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड है। तो अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट ग्राउंड है तो कोलिजन के पहले या कोलिजन के बाद ग्राउंड एक बहुत लार्ज, बहुत बड़ा क्या है, दीवार है, यानी कि स्टोन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो ग्राउंड का जो वेलोसिटी होगा वो नेग्लिजिबल होगा, लगभग 0 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कोलिजन के बाद जो ग्राउंड की वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0। अब इसके बाद देखो v1 क्या है, कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी।
कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी, तो कोलिजन के बाद जो बॉल है ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना होगा v'-y। बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। और डिवाइडेड में अब कोलिजन के पहले बॉल की वेलोसिटी कितना है, u1 है, तो u1 देखोगे डायरेक्टली u1 कितना है, vy के बराबर है, और ये डायरेक्टली डाउनवर्ड है तो हम इसे माइनस साइन के साथ ले सकते हैं, तो ये होगा माइनस रूट और 2gh। अब देखो कोलिजन के पहले ग्राउंड की वेलोसिटी 0 होगा, और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो दिया, और सॉरी ये √6gh होगा, ठीक ना, √6gh, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है कहाँ पर, 1/√3 दिया गया है। तो फाइनली अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो जो vy' आएगा ना, ये आएगा √2gh, ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि कोलिजन के बाद, ध्यान से देखना बहुत अच्छा सवाल है, इसका मतलब ये हुआ है कि कोलिजन के बाद जब बॉल जंप कर रहा है तो इसके पास दो वेलोसिटी है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये है √2gh, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये कितना है, √2gh। बात बिल्कुल सही है, ये आपका हो गया vy', और ये कितना हो गया u0। अब ये कौन सा, अब बताओ अगर ऐसा है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करेगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। हमसे अगर ये एंगल पूछा होता थीटा बताओ, तो हम जानते हैं जो tan थीटा होता है, थीटा डैश मान लो, तो थीटा डैश जो होता है ये होगा vy/vx, तो हमें पता है ये हो जाता, यहाँ पे होगा कितना, यहाँ पे आएगा √2gh/√2gh, तो ये आएगा यहाँ से थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री। बात सही है, लेकिन बोल रहे कि अब कोलिजन के बाद जो मैक्सिमम हाइट तक ये जा रहा है ये h1 तक जा रहा है, तो मुझे ये बताओ ये h1 कितना है। तो बड़ा आसान है, हम जानते हैं जो मैक्सिमम हाइट h1 होता है ना, ये होता है कितना, ये होता है आपका v'-y² और डिवाइडेड बाई 2g। ये कहाँ पे सीखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक ना। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, आप ऐसे निकाल सकते हो। एक तरीका इसका और बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो अगर यहाँ से निकालोगे तो बताओ vy की वैल्यू कितना है, vy की वैल्यू है 2gh, तो ये आ गया 2gh, और डिवाइडेड में ये आएगा 2g, तो देखो 2g कट गया, ये आ गया h। तो अगर इतना आ गया है तो अब बताओ, आपको मिल गया h1 मिल गया, तो अब बताओ d की वैल्यू कितना आया था, d की वैल्यू जो आया था वो आया था 2√3h, और h की वैल्यू कितना आया है, और h1 की वैल्यू कितना आया है, सिर्फ h आया है। तो बताओ यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक ना, डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि d/h1 जो बनेगा ये कितना बनेगा। देखो अगर इसको हम निकालेंगे, क्या 2√3 बन रहा है, हाँ, d की वैल्यू कितना है 2√3h, और h1 की वैल्यू कितना है h, तो ये कट गया, तो ये बन गया 2√3। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये भी आपका सही है। बात बिल्कुल सही है। तो अगर इतना बात हम समझ में आ गया है तो बिल्कुल जो बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो एक काम करते हैं, अब इनको हम रफ करते हैं। अभी हमें ऑप्शन नंबर बी की बात आई है, तो देखो हाइट को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कैसे निकाल सकते हैं बताता हूँ, मतलब बहुत सारे तरीके हैं यार, आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, ध्यान से देखना। अगर हम बात करेंगे, हमें पता है कि कोलिजन के बाद जो बॉल है इसके पास दो वेलोसिटी है, ठीक ना, ये है √2gh, और ऊपर वाला जो वेलोसिटी कितना है, √2gh, ठीक ना। तो बॉल इस तरह से ट्रेवल करेगा, तो जब टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, ये कितना होगा, √2gh, तो वर्टिकल वेलोसिटी गायब हो गया। तो अगर ये हाइट h1 है, और बताओ यहाँ पे ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टॉप पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितना है, 0 है, और यह कितना, इतना। तो हम जानते हैं जो v² होता है ये होता है u² - 2gh1। बात बिल्कुल सही है। तो v² 0 और u² √2gh, बात बिल्कुल सही है। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं -2g और h1 तो h1 की जो वैल्यू आया है h आया है, ऐसे। या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी लगा सकते हो। देखो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाओगे कि देखो पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हम पॉइंट कितना ई बोल दे रहे हैं, पॉइंट सी है ना, और इसको बोल दे रहे हैं पॉइंट ई, और पॉइंट ई पर वो वेलोसिटी खत्म हो जाती है, तो कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है वो हुआ है ½ m, और यहाँ पर हुआ है √2gh का होल स्क्वायर। और यही किस में चला जाएगा, यही चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि mgh1 में। तो ये सारे के सारे कट गए, तो h1 की जो वैल्यू है h आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते हो। यानी कि अगर इससे भी आपका मन नहीं भर रहा है तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं,
एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है टोटल वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो सारी बातें लगा करके आप निकाल सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम नंबर बी की है, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या एक्स जेड में है? नहीं। क्यों ये गलत है? क्योंकि कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आ रही है, देखो इसमें डायग्राम में इन्होंने क्या दे रखा है, डायग्राम में इन्होंने क्लियर दे रखा है कि जो ये वाला डायरेक्शन ये जेड होगा, ये वाला एक्स होगा। तो अब बड़े ध्यान से देखो, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आ रही है कितना आ रहा है? देखो एक्स डायरेक्शन में √2gh, तो इसे लिखोगे √2gh इंटू एक्स कैप। और वाई डायरेक्शन में कितना है, सॉरी जेड डायरेक्शन में कितना है, √2gh, और यहाँ से जेड डायरेक्शन। तो अगर आप देखोगे जो वेलोसिटी आपका कोलिजन के बाद आएगा, ये आएगा √2gh और ब्रैकेट में एक्स कैप प्लस जेड कैप, ये आना चाहिए। लेकिन इन्होंने दिया कितना ऑप्शन में? माइनस है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है। तो आपके टोटल कितने ऑप्शन सही हो गए? ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया। मैंने जो डिस्कशन किया है बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक ना। इस तरह से हमने पूरा सोल्यूशन आपको बताया है। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आए हो तो आप लाइक शेयर जरूर करिए। आप देख लीजिए आपके पास और भी कोचिंग